कुंभ के आयोजन के बीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर पकड़ रही है। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक के कुंभ पर उल्टे सीधे बयान और उसके बाद मौलाना का वक्फ वाला दावा। अब इंडियन मुस्लिम लीग के नेता ने बहुसंख्यक आतंकवाद जैसा जहरीला बयान दिया है, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल यह है कि कुंभ और सनातन पर सियासी आक्रमण क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। एक और महाकुंभ का आयोजन, सनातन का सबसे बड़ा सम्मेलन, तो दूसरी ओर हिंदू मुसलमान वाली सियासत और बयानबाजी। पहले कुंभ की जमीन पर बरेलवी का वक्फ वाला दांव, अब मुस्लिम लीग का बहुसंख्यक आतंकवाद वाला बयान। बहुसंख्यक आतंकवाद से ग्रसित हैं, ये आतंकवादी हैं ये लोग, और आतंकवाद के जरिए ये मुसलमानों को दबा देना चाहते हैं, मुसलमानों को क्रश कर देना चाहते हैं और उनसे क्या नाम समझे, और ये इस टाइप के रोजाना के इशू बनाकर उन्हें उनमें आतंक फैलाना चाहते हैं। बहुसंख्यक आतंकवाद यह है कि बहुसंख्या के आधार पर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है देश की, और आज देश की सत्ता पे इनका कब्जा है। क्या नाम उस देश की सत्ता को इस्तेमाल करके ये क्या नाम जो अल्पसंख्यक है देश के, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनको दबा देना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनकी संस्कृति खत्म कर देना चाहते हैं, उनका मजहब खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि यह बयान कौसर हयात ने इंद्रेश कुमार के बयान के जवाब में दिया है, जिसमें उन्होंने काशी, मथुरा और संभल को हिंदुओं को सौंप देने की बात कही है। लेकिन महाकुंभ को लेकर भी इसी तरह की बयानबाजी और सियासत चल रही है, जिसका साधु संत विरोध कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो लोग विरोध करते हैं वो सनातन विरोधी हैं, और सनातन विरोधी होने के कारण से वो राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। आज दुर्भाग्यजनक स्थिति है। उन तमाम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए अपनी मानसिकता का कि क्या वो भारतीय परंपरा से मेल खाते हैं, अथवा पूरी तरीके से अंग्रेजियत और मुगलियत सल्तनत उनमें समा गई है। ऐसे लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। लानत है ऐसे लोगों को। हालांकि कुंभ पर सियासत करने का आरोप लगाकर बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं। बयानबाजी का काम बीजेपी का है। एक ही भगवान का देश थोड़े है, और फिर राजनीति में भगवान कहां से आ गए? आप लोग जिस तरह से राजनीति में भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपकी कुंठा का परिचय है। आप बेहद कमजोर है, आपको संवैधानिक चीजों पर भरोसा नहीं है। संविधान को आप लोग अलग कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे सरकार के लोग, ये लोग खुद ही उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष में होने की हैसियत से अगर हम किसी चीज में कमी, अगर हम उस कमियों को गिनाने का काम करते हैं तो वो हमारे ऊपर बता, भाई इतने लोग, इतने श्रद्धालु वहां पर आने वाले हैं, हम समझते हैं, और हम समझते हैं लोग आने भी लगे हैं, तो उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। कुंभ और हिंदू मुसलमानों पर जारी इन्हीं बयानों के बीच राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का एक विवादित बयान सामने आया, जिस पर घमासान मचा है, जिसमें उन्होंने बाबर की औलादों से पैर छूकर वोट न मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम राम के वंशजों से वोट मांगते हैं और जीतते हैं। छाती ठोक के कहते हैं ये भारत है, हम भरतवंशी हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। ये देश जिसने भारत माता को अपनी मां माना है, ये देश जिसके आराध्य भगवान राम है, ये देश जिसके आराध्य भगवान कृष्ण है, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी भगवान राम को आराध्य कहेगा। हम बाबर की औलादे नहीं हैं तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगने जाते। कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान की सियासत जारी है, मंदिर मस्जिद पर घमासान मचा है, और अब महाकुंभ के अद्भुत संयोग में भी सियासी प्रयोग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल से हर रोज कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। अब जामा मस्जिद के अंदर से आई कुछ तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से मैच होती हैं, मतलब उससे मिलती जुलती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सनातन के नए सबूत, चंद्रेश्वर महादेव और जामा मस्जिद का कनेक्शन, सबूतों की जुबानी, सनातन की कहानी। 24 नवंबर 2024 में
सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से अब तक संभल में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो अखबारों और मीडिया में खबर की वजह बन रहा है। इस बार खबर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और जामा मस्जिद के कनेक्शन को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि जो आकृतियां चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में हैं, वैसी ही आकृतियां जामा मस्जिद में हैं। आपको जो फूल आपको दिखा रहे हैं, ये फूल हम इस वक्त कई जगह देख चुके हैं। चाहे जो इस वक्त जामा मस्जिद है, ये इन लोगों का दावा है कि जामा मस्जिद में भी इसी तरह का फूल नजर आता है और ये सेम पैटर्न, सेम डिजाइन और यही शैली यहाँ पर सभी मंदिरों में और इस मंदिर में भी ये है। ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। इसे समझने के लिए एक एक तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। चंद्रेश्वर महादेव में जिस तरह का कमल और कलश बना है, वैसी ही आकृतियां मस्जिद के भीतरी दीवारों पर है। ठीक उसी तरह मंदिर के गुंबद में बंधी ये चेन जिस आकृति से लटकी है, वैसी ही आकृति जामा मस्जिद के गुंबद पर भी है। चंद्रेश्वर महाराज का ये महादेव का ये मंदिर कहा जाता है और ये चैन बिल्कुल इसी तरह की चैन वहाँ पर भी लटकी रहती थी और ये दावा यहाँ के लोगों ने भी किया है, क्योंकि मंदिर में अमूमन घंटियां लटकाने के लिए बड़ी चैन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बड़ा सबूत मानी जा रही हैं और इसके ठीक नीचे गर्भगृह यहाँ पर कहा जाता है कि एक बड़ा गर्भगृह है और उसके अलावा इसके नीचे एक गुफा होने का भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर गुफा भी थी जिसे बंद कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान के काल से जुड़े इस मंदिर की शैली मस्जिद में मौजूद आकृतियों से बिल्कुल मेल खाती है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ऐसी ही आकृतियां संभल जिले में मौजूद दूसरे मंदिरों में भी बनी हुई हैं। इस मंदिर के महात्म्य को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ कि जो संभल है वो त्रिकोणीय आकृति में बसा हुआ है और भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है बिल्कुल उसी रूप में 3 हिस्सों में ये बसा हुआ है और तीनों हिस्सों पर, तीनों कोनों पर 3 महादेव हैं। संबलेश्वर, जिसको वर्तमान में हम वंशगोपाल के नाम से जानते हैं, दूसरे चंद्रेश्वर और तीसरे भुवनेश्वर। दरअसल चंद्रेश्वर महादेव संभल जिले के 68 तीर्थों में से एक है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। लोगों का आरोप है कि कभी इस मंदिर की जमीन 84 बीघा के आसपास थी, लेकिन अब ये सिमट कर 14 बीघा रह गई है, यानी मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया है। राजा ययाति पूर्व जन्म में एक राजा के पुत्र थे, लेकिन चूंकि वो गलत कृत्यों में पड़े हुए थे तो उन्हें जब पुनर्जन्म मिला, जब वो यहाँ आकर उस स्थिति में उनके पिता ने निकाल दिया और वो यहाँ आकर उन्होंने अपने शरीर त्यागा, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो उसके बाद उनका राजा अंगद के यहाँ जन्म हुआ और राजा ययाति के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इसी संबल के सारे तीर्थों का पुनर्जीर्णोद्धार कराया और ये सतयुग के समय में 68 तीर्थों का निर्माण कराया गया। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि क्या मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण किया गया। दिल्ली की सियासत में बीजेपी नेता और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिधूड़ी दिल्ली के रोहिणी में रैली को संबोधित कर रहे थे। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी मार्लिना से सिंह बन गई, उन्होंने नाम बदल लिया। इससे पहले बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बीजेपी पर हमलावर हैं। अब बीजेपी बिधूड़ी पर एक्शन ले सकती है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर मर्यादा की सारी हदों को पार कर दिया।
दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया कि अब वो बयान उनके गले की फांस बन गया है। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। चूंकि बयान में सीएम आतिशी को टारगेट किया गया था, इसलिए रमेश भिधोड़ी को घेरने के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर रमेश भिधोड़ी के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। रमेश भिधोड़ी के बयान पर सियासी घमासान यही नहीं थमा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, सारे सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगे और जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनसे माफ़ी मांगे। हमसे क्यों? ये घुमा फिरा के खेद है कि क्या बात है? आप बाकायदा माफ़ी मांगिए। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश भिधोड़ी एक भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। सोचिए कितना अभद्रता और क्या उसका व्यवहार और क्या रवैया रहेगा एक आम महिला के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं का बहुत साथ मिला है। उन्होंने भी बेटा और भाई बनकर दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं और इसी बात से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है और अब गालियों पे उतारू है। मैं आपको बता रही हूं कि उन्हीं महिला मुख्यमंत्री के आगे रमेश भिधोड़ी बुरी तरह हारेगा। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। सीएम आतिशी पर रमेश भिधोड़ी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला है, लेकिन ये अकेला बयान नहीं है जिसको लेकर उनके खिलाफ आवाज उठी है। इससे ठीक पहले रमेश भिधोड़ी प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान दो लोग झांके। रमेश भिधोड़ी ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन जब तक की माफी आई तब तक उनके बयान पर घमासान शुरू हो चुका था। कांग्रेस ने उनके बयान की जहां निंदा की, वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। जिस तरीके की वो भद्दी बातें करते हैं उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बार कोई गलती करे आप उसको हटा दो, चलो मानते हैं। आज जो उन्होंने प्रियंका जी के बारे में कहा ये तो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा, हमारे सीनियर लीडरशिप से, कि इन पर जो है मुकदमा किया जाए।
राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो माताएं बहनें होती हैं उनका सम्मान करना और ये हम सबका दायित्व बनता है और किसी भी इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। रमेश भिधुड़ी के खिलाफ हमले यही नहीं रुके। कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने भी भिधुड़ी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी रमेश भिधुड़ी को घेर लिया, जबकि सीएम आतिशी ने भिधुड़ी के बयान को बीजेपी की मानसिकता से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश भिधुड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। वेरी शेमफुल। और उनके बारे में मैं नहीं बोलूं, 5 साल मैंने उनके साथ, वो हमारे साथ सांसद रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा। सीएम आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ ये शर्मनाक बयान ऐसे वक्त में दिए गए जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव बस चंद कदम दूर है। खुद रमेश भिधुड़ी भी कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यही वजह है कि इन बयानों को रमेश भिधुड़ी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है।